बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबली में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जबकि सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकरशिप के लिए नामजद कर दिए गए हैं। मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, जिससे 2 साल का एक तखमीना लगाया जा रहा है। अंदाजन 2 साल में निमट लिया जाएगा। इन हालात में शहबाज शरीफ साहब ही एक बेस्ट चॉइस है। नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इन तमाम मामलात पर कुछ इस तरह से गुफ्तगू की। इनकी इस गुफ्तगू को आमिर साहब के तज्जिए में हम शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये मखसूस नशिस्तों की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, नशिस्तों का जो है मामला ये आप देखें, रोज ये आता है, पिछले हफ्ते से चल रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कर देगी, कि ये फैसला करना है। मखसूस नशिस्तें उन्होंने जो PTI के जीते थे अब सुन्नी इत्तेहाद में जा चुके हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद को क्या मखसूस नशिस्तें खवातीन की अक़लियत की मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये एक सवाल जारी है। उससे पहले जो है ये सिंध और पंजाब के अंदर टेकिंग हो गई, फिर जो है KP और बलूचिस्तान में आज हो गई, और कल नेशनल असम्बली में होने जा रही है। और फैसला था कि आज आ जाएगा, आज भी नहीं आया, कल आया। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है कि क्यों इलेक्शन कमीशन लेट करती जा रही है। मेरा ख्याल है इसके पीछे एक मेथड जो है ना, इस मैडनेस के पीछे है, और वो उसकी वजह जो मेरा शुबा है वो ये है कि कल उस वक्त ये किया जाएगा कि जब फौरन उन लोगों को दूसरी अगर पार्टी को किसी को देते हैं ये, तो फिर हमारे जैसे ये लोग ये शक करेंगे कि ये देर इसलिए की गई ताकि वो ओथ ले लें। जब वो ओथ ले लेंगे तो एक नई रियलिटी आ जाती है, एक फेट कंप्लाई जो कहा जाता है, जो अब होना था हो गया, तो वो लोग आ गए हैं तो ओथ भी ले लिया है। तो अदालतों में, वरना अगर ये पहले फैसला कर देते तो सुन्नी इत्तेहाद या PTI अदालत में जाती और वो कहती कि जनाब ये देखें ये गलत हुआ, और हो सकता है अदालतों से ये रिवर्स हो जाता तो ये नौबत ना आती। अब ये एक नेक्स्ट लेवल आ गया है कि जिसके अंदर ये कल फैसला होगा। अगर ये नहीं दी जाती तो मैं ये गर्ज कर दूं इससे पहले कि हम अबूजर के पास जाएं, एक बड़ी मज़ेदार की सिचुएशन होगी। ऑफ कोर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो वफाक के अंदर तो हैं ही हैं कि जब दूसरी पार्टी को दी जाएंगी उसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं। मगर KP में बड़ी मज़ेदार की सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पे सूरत हाल ये होगी, अगर ये दूसरी पार्टियों को सुन्नी इत्तेहाद की बजाय दूसरी पार्टी को दी जाती है तो वहाँ पे ये होगा कि जिसकी 2-2, 4-4 सीटें हैं, JUI की फॉर एग्जाम्पल 7 हैं, नून की 5 हैं, पीपल्स पार्टी की 4 हैं, ANP की 1 है। सो ये 1-1, 2-2, 4-4 वाले लोगों को 30 सीटें हैं वहाँ पे अक़लियत की और ख़वातीन की। ये 1-1, 2-2 वालों को 30 सीटें, किसी को 15 मिल रही हैं, किसी को 10 मिल रही हैं, और जो 87 सीटें लेके गई हुई है इलेक्टेड जनरल सीटें जो हैं उसको नहीं मिलेंगी। तो एक बड़ी मज़ेदार की सिचुएशन होगी। पर मैं चाहूँगा आप उधर से समझना, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि PTI वाले ये जब ये अदालत में क्यों नहीं गए, ये अदालत में अब तक इनको इस इशू के ऊपर क्यों नहीं जा सके। देखें आमिर साहब, इसमें ना 2 चीजें हैं। देखें, अदालत कभी एंटीसिपेशन के ऊपर आपको रिलीफ नहीं देती कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी वो हुआ ना हो और आप अदालत पहले चले जाएं। क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, कोई ऑर्डर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से तो फैसला नहीं आया, मगर प्रैक्टिकली जब उसी सिंध में और पंजाब की ओवर टेकिंग हो गई तो आप लोगों का ये स्टांस था कि जनाब नामुकम्मल हाउस के अंदर वहां पे ओवर टेकिंग हुई, नहीं होने चाहिए, उस बेसिस पे तो जाया जा सकता था। नहीं, देखें आमिर साहब, कोई हमारे पास कोई ECP की तरफ से कोई रिटन रिस्पॉन्स या एटलीस्ट वर्बल रिस्पॉन्स भी आ जाता कि आप लोगों का ये सीटें नहीं बनती, तो फिर हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाता कि हम इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर के खिलाफ या रिस्पॉन्स के खिलाफ
हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कर सकते थे। अब यहां पे ये देखें, ये टोटल 2 घंटे का केस है। एक मेरे नजर में तो एक पोस्टमैन वाली एक्सरसाइज है जिसपे कोई इतना अप्लाई भी नहीं करना माइंड। इलेक्शन कमीशन माजी करीब में ही बाप पार्टी के केस में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, महेंद्र पॉल वाले केस में, ये पहले ही ऑर्डर कर चुका है कि लिस्ट नहीं दी गई थी बाप पार्टी की तरफ से, लेकिन वो उन्होंने बाद में दी इलेक्शन के, और उसको एंटरटेन भी किया गया और उसकी बेसिस पे रिजर्व सीट्स भी अलाउ की गई, एलोकेट की गई। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का एक घंटे की एक्सरसाइज थी जिस पे बाकियों को नोटिस भी हो रहे हैं, बाकी पार्टीज भी आ रही हैं। एक अजीब ही मजाका खेज किस्म की सिचुएशन है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो हमारा मानना ये, और आईने पाकिस्तान भी यही कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि रिजर्व सीट्स जो हो वो उसके मुताबिक हो जो हमने स्कोर किया है। 87 सीट्स है, 93 भी हैं जो फॉर्म 47 के मुताबिक फिलहाल। वैसे तो हमारी 170 बनती हैं जो ओरिजिनल थी हमारी, लेकिन चले ये भी मान लें तो हमारी फिर भी उसके मुताबिक हो। और फिर आर्टिकल 51(5) कहता है आपके आईने पाकिस्तान का कि जो पार्टी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसकी वो प्रोपोर्शनेट वहां से निकलेगा, उसकी रिजर्व सीट्स निकलेंगी। अगर फॉर इंस्टेंस हमारी वाली अलॉट नहीं भी होती तो इन पार्टीज को वो हिस्सा कैसे मिल सकता है? बहुत ही मेरे ख्याल से मजाका खेज सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से ना आपके इनके लीगल तो छोड़े, बंदे के अंदर कोई अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कोई जिम्मेदारी भी होती है कि हम किसी दूसरे का हक मारने के लिए आइन को भी भूल जाएं, कानून को भी भूल जाएं और कहें कि इनका पोर्शन भी हमें दे दो। पहले इन्होंने 70 से 75 सीटें छीन ली, 80 सीटें छीन ली फॉर्म 47 में। अब कह रहे हैं कि जी हमें रिजर्व सीट्स भी दे दें, हमारा पेट नहीं भरा, अभी भी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, हमें और चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो एक मजाक ही है जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ। और जिस तरह मैं शुबे का इजहार कर रहा हूं कि इसके बाद जब तक अब अदालत में जाएंगे, उनका फैसला आएगा, वो फौरन कल जो है ओथ भी वो ले लेंगे, उनकी लिस्टें जो उन्होंने दी हुई हैं। तो उसके बाद क्या अदालत के अंदर जब जाएंगे तो सुन्नी इत्तेहाद जाएगी या पीटीआई जाएगी, तो क्या केस को उनके उससे फर्क पड़ चुका होगा कि जनाब एक ही है कि उस फैसले को रिवर्स करना, एक ही है कि उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है कि दूसरे लोगों को ना सिर्फ सीटें वो मिल गई हैं, उनके मेंबरान ने वो ओथ भी ले लिया होगा, तो उसका लीगल इम्पैक्ट क्या होगा? जी 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 नहीं आमिर साहब, इतना इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखें, एक सिंपल सा कानून का प्रिंसिपल बता देता हूं। अगर किसी चीज की बेसिस इलीगल हो, उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो वो फिर अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाती है बेसिस, तो इट फॉल्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये लीगल प्रिंसिपल हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी हैं। अब यहां पे इशू क्या है? इशू ये है कि आईने पाकिस्तान हमें राइट देता है और इलेक्शन कमीशन अगर हमें नहीं देता, फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लें, और जो उनकी पास्ट प्रैक्टिस है, जो उनकी नीयत है, जो हमारे साथ सलूक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ ही फैसला करेंगे। मतलब हमारी एप्रीहेंशन यही है, क्योंकि हमें बायस्ड एटीट्यूड नजर आता है। अगर नहीं देता तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये हमारा पोर्शन बनता है आईने पाकिस्तान के तहत, तो फिर जो उसके ऊपर इन्होंने जितनी एलोकेशन की होगी, दैट ऑल विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। और उसके बाद वो ओथ हो, उस पे मेंबरशिप हो, जो मर्जी हो, दैट डज नॉट मैटर। एंड इलीगैलिटी कैन नॉट बी कंडोन, या उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी होती है वो कंडोन नहीं की जा सकती, जो आज इलेक्शन कमीशन में हुई जब वो इलीगल डिक्लेयर तो होता है। वहां पे ये 2 चीजें कही गई। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेंबर साहब ने ये फरमाया कि सुन्नी इत्तेहाद ने ये लिख के दे दिया था कि जी हमें ये सीटें नहीं चाहिए। एक तो ये क्लैरिफाई कर दें। दूसरा कि सुन्नी इत्तेहाद उन्होंने कहा जी इन्होंने खुद जो है इलेक्शन ही नहीं लड़ा, एक भी मेंबर नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी ही नहीं है, तो इनको कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? तो क्या इन 2 कंटेंशंस में क्या कहेंगे आप? अच्छा आमिर साहब, ये
दोनों बिल्कुल इलीगल किस्म के आर्गुमेंट्स हैं, अनटेनेबल है। मुझे एक तो हंसी भी आ रही है। देखें ये जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, ये जजेस ही है ना, तो वो कानून कहते हैं, वो प्रिंसिपल है बड़ा अच्छा कि जज शुड वेयर द लॉज ऑफ द कंट्री ऑन द स्लीव्स ऑफ हिज रोब। कानून पढ़ लेते तो ये सवाल ना उठते। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लेटर था वो था सेक्शन 206 का। अब 206 क्या है? ईसीपी ने लेटर लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कि आपने हमें वो लिस्ट नहीं दी जो जनरल सीट्स फोकस करें इस वर्ड पे, मैं एम्फसाइज करूंगा, जनरल सीट्स पे जब इलेक्शन होता है 206 ये कहता है कि आपने उसमें 5% कोटा देना है ख्वातीन को कि वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से लड़के आए। तो जब वो इलेक्शन हो जाता है तो आप ईसीपी में डॉक्यूमेंट जमा कराते हो कि इन ख्वातीन को हमने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ाया था, तो ये उसकी लिस्ट है। वो उसके जवाब में जवाब दिया गया था कि जी हमने इलेक्शन क्योंकि कंटेस्ट नहीं किया जनरल इलेक्शन, इस वजह से हमारा वो कोटा हमने फॉलो नहीं करना था। एक तो पहली बात ये हो गई, उसका जवाब ये है वो लेटर रिजर्व सीट से रिलेटेड नहीं था। अब दूसरी बात कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कोई सीट नहीं है, वो पार्लियामेंट में नहीं है, क्या वो रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई कर सकती है और वो पार्लियामेंट में आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। जब कोई इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, अब वो ज्वाइनिंग के लिए जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुई है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, वो टर्म यूज हुई है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं है ऑलरेडी पार्लियामेंट में एग्जिस्ट कर रही हो, वो अगर उसको कोई ज्वाइन करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी पे पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है। अब जब इंडिपेंडेंट्स ने डिक्लेरेशन दी कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां से वो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। और जब वो ज्वाइन करते हैं, जैसे डिक्लेरेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल 90 लोगों ने ज्वाइन किया, तो फिर उसी तनासुब से उनका आईने पाकिस्तान के अंदर राइट क्रिएट हो जाता है कि उनको इतनी रिजर्व सीट्स मिलने की, विमेन की और मिनॉरिटीज की। इस वजह से मेजर चंक दैट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो उनको देना है आपने। आप किसी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर रिलाई करके, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 पर रिलाई करके आप उनको उनका राइट यूजर्प नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। और पास्ट प्रैक्टिस आपकी बाप पार्टी के केस में और पीटीआई की ही केस में लाहौर में आप ऑलरेडी ये अलाउ कर चुके हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ डिले कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो एसआईसी में है उनका जो राइट है उनको ना देने के लिए प्रोसीडिंग्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। ये अगर ऑर्डर कर दें, मैं आमिर साहब आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ हाई कोर्ट में 2 दिन केस चलेगा और आप खुद देखेंगे कि इनके ऑर्डर अगर ये हमारे खिलाफ करते हैं इट विल बी सेट असाइड और ये जाली तरीके से जितने लोग रिजर्व सीट्स पे कब्जा करेंगे इनसे वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपकी ये जो मुस्बित ख्याली है, कोई इसकी पजीराई होते हुए नहीं देखी, कोई वहां से फैसले हर किस्म के ही आते रहे हैं। मगर मैं ये एक और समझना चाहता हूं, आमिर साहब देखें जी आप कुछ कह रहे थे। देखें एप्रीहेंसिव तो हम हैं अपनी जुडिशरी को देख के, जिस तरह 2 साल हुआ है हमारे साथ जो, लेकिन वो कहते हैं ना अब अवाम भी देख रही है, उनको भी पता है सारे इदारों को कि अवाम की विशेज हैं, एस्पिरेशंस हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, किस तरह डाका मारा गया। तो मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रस्ट के बगैर इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते। उनको भी सोचना होगा कि हमने इंसाफ करना है कि हमने किसी पार्टी के साथ ना इंसाफी करनी है। तो शायद एक और इलेक्शन के बाद मैं एक और चीज जो समझना चाह रहा हूं आपसे, दूसरा इशू ये आया कि सदर साहब ने जो नेशनल असेंबली का सेशन कॉल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हाउस कंप्लीट रही है। तो अब कल ये होने जा रहा है, तो आपकी पार्टी जो है वो इस बात पे अगर आपको ये एतराज था कि हाउस कंप्लीट नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी अदालत में क्यों नहीं गई? देखें आमिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये सदर का राइट है
सेशन कॉल करना, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 91 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, और 91 ये कहता है टोटल मेंबरशिप में से पीएम का इलेक्शन होता है। दैट मीन्स 326 जमा 10 मिनॉरिटीज वाले 336 लोग पूरे होंगे तो सेशन में से इलेक्शन हो सकता है। उसमें दूसरा आर्गुमेंट भी उनका भी कॉन्टेक्स्ट लगा जाती है, आर्टिकल 49 बड़ा क्लियर है। 21 दिन के अंदर जो है ना, जो है इसको करना बड़ा जरूरी था। तो आपके और उनकी तशरीह में अगर फर्क आ जाए तो फैसला अल्टीमेटली अदालतों से होता है। तो आप अदालत में जब ये आ गया था कि कल सेशन कॉल करना है, तो उसके खिलाफ आज अदालत में आप क्यों नहीं गए? देखें आमिर साहब, अब सेशन तो है, कल हमारे जो लीडर्स हैं सारे जो इलेक्ट होके आए हैं वो सेशन अटेंड भी करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो, कि हम चाहेंगे जी पार्लियामेंट ना आए, लेकिन वहां अंदर आप देखेंगे वहां पे इनको प्रॉपर ऑपोजिशन नजर आएगी। ये जो इतनी सीटें पे कब्जा की है, मेरी नजर में तो कब्जा की है इन्होंने, करके बैठ गए ये 9 फरवरी वाले इलेक्शन वाले लोग। वो बिल्कुल कह रहे हैं, जब ये इस वक्त मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल है कोई पार्टी रह गई सिवाय नून लीग के जो ये ना कह रही हुई। इसमें तमाम ही पार्टीज पहले ही JUI, जमात इस्लामी, उसके बाद बलोच नेशनलिस्ट, पख्तून नेशनलिस्ट, तमाम कह ही रहे थे, PTI तो कह ही रही है कि धांधली हुई है। मगर अब जो है जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर कह रही है, वो कह रहे हैं कि 100% मैंडेट जो है कराची का MQM का खराब है, और MQM कह रही है कि यहाँ इसमें कहा गया है जी कि हमारा 100 है तो आपका 200% कई पार्टियों का खराब है। तो अब कोई नून लीग के अलावा पार्टी रह नहीं गई है जो ये कह रही हो कि ये मैंडेट ठीक है। प्लीज जारी रखिएगा। देखिए आमिर साहब, नून लीग वाले भी ही कहना शुरू हो गए हैं। जावेद लतीफ साहब का इंटरव्यू देखें आप, उन्होंने खुद कहा है ये 9 फरवरी वाले सारे जीते हैं। फिर अभी निसार चीमा साहब ने आज खुद कह दिया है कि चट्टा साहब के खिलाफ मैं हारा हूं, तो मुझे ऑफर आई कि आपको हम जिता देते हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे इस तरह की विक्ट्री नहीं चाहिए, जब मैं हारा हूं तो मैं हारा हूं। तो ये तो इनके अपने लोग भी कहना शुरू हो गए। अभी तो ये शुरुआत है, देखें आगे आगे होता है क्या। वो स्पिलिंग द बीन्स फ्रॉम द इनसाइड, अभी सारा कुछ आएगा, क्योंकि जिस तरह की धांधली हुई है ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड हरकत हुई है। ये वैसी बात है आमिर साहब, आपके अंग्रेजी के पर्चे में 100 में से 50 नंबर आए, आपकी क्लास टीचर चेक करके उस पे नंबर भी दे दे, साइन भी कर दे, लेकिन आपकी प्रिंसिपल ने जब रिपोर्ट कार्ड बनाया तो उसमें आपके 100 में से 20 नंबर लिखती हैं। तो फॉर्म 45 जो है दैट इज अ रिजल्ट, वो रिजल्ट ही होता है। रिजल्ट को कैसे आप टेबुलेट करके चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, ये इस तरह नहीं छुपेगी, और ये कभी ना कभी चीजें ऊपर आनी है, और जब आएंगी तो ये जो हुकूमत जिस बेसिस पे खड़ी है ये उसी तरह गिरेगी, तबाह हो जाएगा। ये पिछले 10-20-30 सालों में आपकी हुकूमत समेत, PTI की गवर्नमेंट समेत जो है, यहाँ पे अगर कोई रिफॉर्म्स हो जाते इंतजामी और अदालती जो है, तो ये जो अब ये आपकी 45-47 वाले जो इशू हैं, ये ट्रिब्यूनल्स हैं, और सबको पता है कि ये सालों के मसले हैं, ट्रक की बत्ती है, पर किसी ने ना पहले दुरुस्त की है। अब सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग भी इस प्रोसेस से जो गुजरे हैं, कि ये अदालत के जो फैसलों के और इंतज़ामी ज़्यादतियों के जो शिकार रहे हैं, तो शायद कि कल को ये इंतज़ामी और अदालती रिफॉर्म कोई गवर्नमेंट कर दे, आपकी समेत, अगर कभी आपको मौका मिला। तो हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं। मैं क्विकली जो आपसे पूछना चाहूँगा कि एक और इशू आ रहा है जो कि ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे लोग, वो है कि सेनेट, आउटगोइंग सेनेट से सदारती इलेक्शन करवाने का ये एक इखलाकी पहलू भी है, मगर एक इसकी लीगैलिटी भी है, और कोई इस पे गौर नहीं। वो शेड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2 तारीख से वो इसके नॉमिनेशन पेपर्स उम्मीदवारों के वो मांग लिए गए हैं, और वो क्लियरली नजर आ रहा है कि जाने वाली सेनेट से वो सदर का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। क्विकली क्या कहेंगे इस पे? देखिए आमिर साहब, अब मुझे ना वाकई मैं ये दिल से बात कर रहा हूं, आइन की कोई शिक बताते हुए, कोई कानून बताते हुए ना बड़ी दफा शर्म भी आती है, क्यों अगला बंदा ये पूछता क्या इस पे अमल हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, आपका जनरल नेशनल असेंबली जो है फ्रेशली इलेक्टेड है, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज फ्रेशली इलेक्टेड है, आप पुराने सेनेट से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा रहे हैं,
प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज यही है ना, तीनों इंस्टीट्यूशंस आपके, प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, उससे आप पुराने इलेक्टोरल कॉलेज से सिलेक्ट करवा रहे हैं एक हाउस का पूरा। क्या वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करना है ना प्रेसिडेंट ने? ही इज अ सिंबल ऑफ द फेडरेशन, हेड ऑफ द स्टेट। उसको आप एक ऐसे हाउस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता फ्रेश वोट आपका। This goes against the spirit of the constitution. This goes against the spirit of federalism. इस मुल्क में मजाक बना दिया अपने आइन का, कानून का। मैं अब किस तरफ जा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है जो हम सिटीजन्स ने किया हुआ है। आइन सामने पड़ा है, वो हमें गाइड करेगा, लेकिन गाइड तो हमें आइन नहीं कर रहा, हमें ख्वाहिशात गाइड कर रहे हैं, फैसले गाइड कर रहे हैं। जज्बात सुनाने का आप ब्रेक लेना चाह रही हैं? बिल्कुल आमिर साहब, ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अफजल सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक से वापस आएंगे। कैबिनेट के हवाले से, सेनेट और सदारती इलेक्शन के हवाले से आमिर साहब का तजिया भी हम लाजमी तौर पे शामिल करेंगे। कुछ आम सवालात है मेरे पास, वो आमिर साहब के सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, आपके तजिए की तरफ बढ़ते हैं, मगर मैं ये क्रेडिट लेना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इतना बड़ा मामला उठा हुआ है और ये फन फैलाए खड़ा है, समझ नहीं आ रही क्या होगा, पकड़ा जाएगा, दिया जाएगा, क्या होगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी और इस तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। ये 13 फरवरी का हमारा प्रोग्राम मुकाबिल है, इसकी मैं आपके सामने एक क्लिप रखती हूँ, वापस आके आमिर साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी, मखसूस नशिस्तों की लीगैलिटी अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने दो पार्टियों से जो है वो किया, और उसकी लीगैलिटी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी, तो वो जो कानून के अंदर है कि अगर वो एग्जॉस्ट हो जाए लिस्ट तो नए नाम दिए जा सकते हैं, तो लीगली इसकी क्या सिचुएशन है? आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो रिजर्व सीटें हैं ख्वातीन की और अक़लियतों की, वो जमातों को उनके असेंबली में तनासुब से दी जाएंगी, यानी कि जितनी सीटें एक पार्टी ने जीती हैं उसी तनासुब से ये रिजर्व सीट्स उसको दे दी जाएंगी। ये तो आइन कहता है। अच्छा आमिर साहब, ये 15 फरवरी का हमारा प्रोग्राम मुकाबिल है, ये तो हमने बता दिया, मगर इस वक्त जो आप अबूजर साहब से एमकेएम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आमिर साहब एमकेएम तो कहती है, टसोरी साहब तो कहते हैं ये एक ऐसा बेलज्जत गुनाह है जिसके अंदर शामिल होने का कोई फायदा नहीं, कोई लज्जत नहीं है इस गुनाह में अपने हाथ जाके गंदे करने से। वो एक कैच 22 सिचुएशन है एमकेएम की। वो ये गुनाह बेलज्जत करना भी चाहते हैं क्योंकि इख्तियार आता है ना गवर्नमेंट में, दिल भी करता है, दिल भी करता है, मगर वोट बैंक भी वो कह रहे हैं बचाना है कि ये करने का। और टसोरी साहब का इसलिए भी यह है कि उनके ऊपर कांटा लग गया है, उनकी अपनी गुफ्तगू के अंदर सुन लिया कि ऑब्जेक्शन आ गई है कि उनको गवर्नर नहीं बनाया जा रहा, और वो उनके बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बता दिया गया कि एमक्यूएम का गवर्नर तो हो सकता है, मगर कौन होगा, कोई और शख्स होंगे, टसोरी साहब नहीं होंगे। दूसरा, उनको लेवरेज नहीं है कि इसीलिए वो कह रहे जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी तो और हमें नुकसान ज़्यादा है जो है, और पीडीएम में भी इनके साथ जाके मिलता कुछ नहीं है, मगर वो ज़ाहिर है जो भी मिलता होगा वो ले लेंगे, और शायद इनको एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, इतना इनको बाहर रख के वो, इसलिए उसकी वजूहत मैं बता देता हूँ। नून लीग की भी है और पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी इनको सूबे में साथ नहीं रखना चाहती, यहाँ भी वो है, मगर अभी सारों ने इकट्ठे आके तकरीरें की। सदारती इलेक्शन के अंदर असद जरदारी साहब का क्लियर नहीं है, वहां बड़ा कांटेदार मुकाबला है। अच्छा, वो बिल्कुल, क्योंकि सदारती इलेक्शन का आप देखें ना, जो पूल है जहां से वोट बैंक है वो क्या है, वो सेनेट है, नेशनल असेंबली है, सूबाई असेंबली है। अच्छा, नेशनल असेंबली के अंदर जो है, अगर एमक्यूएम नहीं साथ होती ऑन बोर्ड, जेयूआई भी एतराज कर सकती है। कल को अगर उनको भी आउट रखा जाएगा तो वो भी मिल जाएगी, और भी 2-4 लोग मिल जाएंगे। एमक्यूएम अगर इनके वोट ज्यादा हैं, सेनेट में भी हैं, नेशनल असेंबली में अब उनकी 21-22 सीटें हो गई हैं, फिर उनकी सूबे के अंदर सिंध के अंदर हैं, तो वो वहां पे पहले ही पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के मिला के जो हैं, 2 सूबों में देखें ना, केपी और ईदर वो हैं। फिर सबसे बड़ी पार्टी जब ये रिटायर्ड लोग हो जाएंगे, वैसे तो रिटायर्ड नहीं, एग्जिस्टिंग, वो अभी भी वहां पे पीटीआई है जी। तो पीटीआई
के सेनेट में बराबर बराबर ये करीब है, फिर नेशनल असेंबली में। सो एनक्यूएम मैटर करेगी, वहाँ पे जेयूआई भी मैटर करेगी, इसलिए उनको ऑन बोर्ड रखना ज़रूरी है। उस तरह फिर ख़ास तौर पे नून लीग के लिए ये जो मखसूस नशिस्तों से एक फ़र्क पड़ेगा, और मुझे नहीं समझ आ रही कि पीपल्स पार्टी इसको 2-4 लालच तो है कि 2-4 सीटें मिल जाएंगी मखसूस की उनको, उसमें अगर मिलती हैं, मगर इससे लेवरेज जो पीपल्स पार्टी का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर इस बात का इम्कान हो सकता है कि 2 चीज़ें होंगी। अगर ये मखसूस नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती, ठीक है, तो उसका 2 रिपरकशंस हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं। एक ये कि बगैर पीपल्स पार्टी के भी नून लीग की हुकूमत एलाइज के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, इस बात का इम्कान हो सकता है। मैं नंबर्स पर देख रहा था। दूसरा ये कि इसके बगैर जो है इन सब की मिला के माइनस सुन्नी इत्तेहाद / PTI वो 2/3 भी बनती है। सो कल को लेजिस्लेशन में अगर प्रॉब्लम हो, सेनेट से फॉर एग्जांपल असिस्टेंस आए, इस तरह तो अक़लियत में आ जाएंगे। तो 2/3 के बाद फिर आप 2/3 की अगर मेजॉरिटी आ जाए तो फिर एक बहुत ताकत आ जाती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो उसके एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर, इनकी गवर्नमेंट के ऊपर और कई चीज़ों में उसके असरात हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम करने का जब आपके पास इख्तियार आ जाता है, वो तो वो बहुत बड़े इख्तियार भी और जिम्मेदारी भी आ जाती है। ठीक है। वैसे आमिर साहब एक कमेंट है आपकी बात के ऊपर ही, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो किसी तौर भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी ताकत के ऊपर कांटा लगा दिया जाए। कोई तो ऑप्शन होगा उनके पास, अगर उनको ये नशिस्तें नहीं मिलती कोई तो सेकंड प्लान होगा। मैं समझता हूँ उनके लिए ये, क्योंकि इससे ये 2 मैंने जो बताया ना ये असरात पड़ेंगे, मगर किसी गवर्नमेंट की, वफाक की या सूबाई हुकूमत की ये मखसूस नशिस्तें ना मिलने से अक्सरियत को फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी गवर्नमेंट जो है ना मुतज़लज़ल नहीं होती, कोई इंस्टेबिलिटी इलेक्टोरल या वो नहीं आती है उससे। हाँ, एक इखलाकी पहलू है, एक सियासी पहलू है कि वो शोर मचाएंगे कि उनको पहले भी इस बात का एक मजलूमियत का वोट मिला है, तो उनकी मजलूमियत बढ़ जाएगी, ये किलकिल रहेगी। तो कल ये किलकिल नजर आ रही है। वैसे भी JUI से इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने अभी मुलाकात की मौलाना साहब से, कोई फेवर डिमांड कर रहे हैं असेंबली का इजलास कल जो है मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि चाहे पंजाब असेंबली के अंदर वो एक बाइकआउट करके ही चले गए बजाय इसके कि शोर मचाया जाए, तो वो एक बेहतर तरीका। और आज एक अच्छी इब्तिदा थी कि मरियम बीबी जो हैं वो गई हैं राना आफ्ताब के पास, अच्छी बातें ये होने चाहिए ये नज़ीरें। मगर कल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ अदले का बदला चलना है, माहौल खराब है। आई विश के ना हो, बाइकआउट कर लें, मगर कल मुझे बाइकआउट होता नजर नहीं आता। तो असेंबली इतनी कवर की है, क्या आपको लग रहा है? आप देखें ना, PTI को वो इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो अपना सीन याद है, उन्होंने एक तो वो बदला लेना है, दूसरा जो मैंडेट को उनको तकलीफ है, फिर मखसूस नशिस्तों की तकलीफ है, फिर तमाम ही पार्टी को तकलीफ है। इस वक्त आप देखें ना, इस वक्त अब अपोजिशन जो आने आ रही है खौफनाक है। ये छोड़ दें सुन्नी इत्तेहाद को, PTI को, आप JUI है, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में लीथल हैं। जमात इस्लामी बड़ी नेशनल असेंबली में तो खैर वो मेरे ख्याल अब रह ही नहीं गए, मगर वहाँ पे बलोच नेशनलिस्ट बैठे हैं, वहाँ पे जो है मिला जुला के वहाँ पे कल बड़ा तगड़ी अपोजिशन होगी वहाँ पे। तो आई विश के अल्लाह गुल्ला ना हो, मगर ज्यादा इम्कानी सी बात का नजर आता है। अच्छा आमिर साहब, सेनेट की आपने बात की थी, अब मुझे ये बताइए, एक तो पंजाब के अंदर ये हमें धमा चौकड़ी सी नजर आती है, वजारतों की जंग नजर आती है, ओहदे की जंग नजर आती है। मुझे ये बताइए, जितने लोग बाकी बचे हैं, निगरानी पर कौन कौन चौकीदार बन के बैठेगा, कैबिनेट में कौन जाएगा, या कुर्बानगाह तक कौन कौन जाएगा? क्या लिस्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हैं। एक ये कि कैबिनेट वफाक में क्या बनेगी, सूबे के अंदर इतना इशू नहीं रह गया, वहाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनको क्या ओहदे मिलते हैं, परवेज़ रशीद साहब को किस उसमें क्या वफाक में रोल दिया जाएगा, सेनेट में दिया जाएगा, या सूबे के अंदर उनको क्या रोल मिलेगा। डेफिनेटली उनका रोल तो होगा, और मेरा हाल जितनी उन्होंने मरियम बीबी की एक मेंटोरिंग की है उनको देना भी चाहिए। इस तरह के समझदार आदमी का उनके लिए, मरियम बीबी के लिए अच्छा है कि कोई तजर्बाकार किस्म का एक ब्रेन वहाँ पे साथ उनके हो। मगर क्या ओहदा मिलता है उनको? राना सनाउल्लाह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि इलेक्ट नहीं हो पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।